लोग ऑप्शंस की बेसिस पे हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। पहला सवाल देखते हैं, assume that all other factors are held constant and the interest rate is greater than zero। जो बिल्कुल ठीक है, इंटरेस्ट रेट नॉर्मली बल्कि क्या हमेशा ही ग्रेटर देन जीरो होता है। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कंपाउंडिंग, यानी कि अगर हम n को बढ़ा दें, will cause the present value of lump sum to be received in the future to be increased, decreased, remain same या present value is not dependent upon n। अच्छा, वो कह रहा है कि जो फ्यूचर में आपने पैसे रिसीव करने हैं उनकी जो प्रेजेंट वैल्यू है उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, किस चीज़ का, नंबर ऑफ कंपाउंडिंग्स का, n का। तो सबसे पहले जब हमारे पास इस तरह से सवाल आता है कि हमसे ये पूछा जाए कि बताएं इन दो के आपस में क्या रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है, या किसी का दूसरे के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो सबसे पहले हमने एक फॉर्मूला आइडेंटिफाई करना होता है जिसमें ये दोनों चीज़ें यूज हो रही होती हैं। तो हमें पता है कि S इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R पावर T होता है। दिस इज द कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला। और क्योंकि उसने लंप सम पेमेंट की बात की है, सिंगल पेमेंट की बात की है, तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि वो इस कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूला की बात कर रहा है। अच्छा जी, जब हम कंपाउंडिंग की बात करते हैं तो R ओवर N करते हैं और T मल्टीप्लाई बाई N करते हैं। तो सिंपल तरीका ये होता है कि हम लोग वैल्यूज अज्यूम करें और कैलकुलेशंस कर लें। फॉर एग्जांपल हम लोग किस किस का रिलेशनशिप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, P का और N का। ठीक है जी, तो हम ऐसे करते हैं कि कुछ S और R और T जो है वो अज्यूम कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम इनकी कैलकुलेशन करते हैं। फर्ज करें कि जनाब S है 500,000, 5 लाख रुपए आपने फ्यूचर में लेने हैं। आप इसका P कैलकुलेट करें, क्योंकि हम लोग P के ऊपर इफेक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं N का, तो मैं P कैलकुलेट करूंगा 1 प्लस रेट भी अज्यूम कर लेते हैं 10% और कंपाउंडिंग साल में एक दफ़ा कर लेते हैं और मैं 2 सालों की कैलकुलेशन कर लेता हूँ 2 इंटू 1। तो मेरे पास जो P निकलेगा डैट विल बी इक्वल टू 413223। अच्छा, अब मैं सिमिलरली एक और कैलकुलेशन करता हूँ जिसमें S को मैं 500,000 ही रखूंगा। ठीक है जी, P मैंने कैलकुलेट करना है 1 प्लस रेट भी सेम रखूंगा और कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करके डबल कर दूंगा। अगर कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी तो टाइम मेरा 2 ईयर्स ही है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा। तो जब मैं यहाँ से P निकालूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा जी 411,351। राइट, तो जैसे ही मैंने इंक्रीज किया, जिसके बारे में उसने कहा था कि इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कंपाउंडिंग, तो जैसे ही मैंने कंपाउंडिंग को इंक्रीज किया यानी कि n को 1 से 2 कर दिया, मेरे पास जो प्रेजेंट वैल्यू थी 4,13,000 से 4,11,000 हो गई। तो मेरे पास करेक्ट आंसर होगा B। राइट, तो इसी तरह से आप दो वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप को कैलकुलेट कर सकते हो और उनकी वैल्यूज अज्यूम कर लें और इसे सॉल्व कर लें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एन्युटीज। कौन सी बात एन्युटीज के लिए ठीक है। एन एन्युटी ड्यू इज एन इक्वल पेमेंट पेड और रिसीव्ड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड। एन्युटी ड्यू की बात कर रहे हैं, इक्वल पेमेंट है, पेड और रिसीव्ड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड। ये सारी बातें बिल्कुल ठीक लिखी हुई हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। राइट, अच्छा बाकी ऑप्शंस भी देखते हैं, क्या उनमें से तो कोई और ऐसी ऑप्शन नहीं है जो करेक्ट हो, और फिर हम लोग इन इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स के अंदर से भी गलतियां आइडेंटिफाई करते हैं। एन एन्युटी ड्यू is a payment paid or received at the beginning of each period that increases by an equal amount each period। जी नहीं, ये बात गलत है, क्योंकि हम लोगों ने बात की है कि एन्युटी जो होती है वो सेम पीरियड के बाद सेम पेमेंट होती है। तो ये जो बात इसने यहाँ पे लिखी हुई है कि that increases by equal amount after each period, this is wrong statement। ठीक है जी, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई साहब ऐसे करें कि ये जो ऑप्शन बी है इसमें से गलती आइडेंटिफाई करेंगे, तो आप कहेंगे कि जनाब दिस इज द गलती, इंक्रीज बाय एन इक्वल अमाउंट ईच पीरियड। और अगर मैं आपसे कहूँ कि इसको जरा ठीक करें, तो आप कहेंगे डेट रिमेन्स सेम इन ईच पीरियड। तो इसको करेक्ट करने के लिए ये हमें करना पड़ेगा। खैर, अभी हमने ये बात किया कि दिस ऑप्शन इज रॉन्ग और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है ये बात भी कर ली। ऑप्शन सी की तरफ चलते हैं। एन ऑर्डिनरी एन्युटी की बात हो रही है अब, is an equal payment paid or received at the end of each period that increases by an equal amount। फिर वही गलती कर गया कि this is not increases by equal amount each period, this remains same for each period। तो ऑप्शन सी is also wrong। ऑप्शन डी की तरफ चलते हैं। An ordinary annuity is an equal payment paid or received at the beginning of each period। beginning में तो नहीं होती एन्युटी ऑर्डिनरी, एन्युटी ऑर्डिनरी तो at the end of each period होती है। तो हमने गलती भी आइडेंटिफाई कर ली और अगर इस स्टेटमेंट को ठीक करना होगा तो हमें बिगिनिंग की जगह पे एंड का वर्ड लगाना पड़ेगा। हमने ये भी देख लिया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। In comparing an annuity ordinary and annuity due, which of the following is true? Right, all things being equal, one would prefer to receive an ordinary annuity compared to an annuity due। अच्छा, अगर मैं एन्युटी ऑर्डिनरी रिसीव करना चाहूंगा या एन्युटी ड्यू रिसीव करना चाहूंगा, देखिए मुझे पता है कि एन्युटी ऑर्डिनरी और एन्युटी ड्यू में से प्रेजेंट वैल्यू किसकी ज्यादा होती है, एन्युटी ड्यू की ज्यादा होती है, और फ्यूचर वैल्यू यानी कि एस भी एन्युटी ड्यू का ज्यादा होता है। तो इन दोनों केसेस में मैं अगर तो पैसे ले रहा हूं, यानी कि मैंने पैसे लेने हैं, तो मुझे इसको प्रेफर करना चाहिए। ठीक है जी, एन्युटी ड्यू को प्रेफर करना चाहिए। ऑल थिंग्स बीइंग इक्वल, वन वुड प्रेफर टू रिसीव एन ऑर्डिनरी एन्युटी कंपेयर्ड टू एन्युटी ड्यू। दिस इज रॉन्ग। वन वुड
प्रेफर टू रिसीव एन्युटी ड्यू एज कम्पेयर टू एन्युटी ऑर्डिनरी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, इसमें उल्टा लिखा हुआ है, तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन द फ्यूचर वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल एन्युटी ड्यू, दिस इज आल्सो रॉन्ग। The future value of annuity due is always greater than the future value of identical ordinary annuity, this is correct। हमने कहा था कि sum of annuity due is equal to sum of annuity ordinary plus multiply by 1 plus r, ठीक है जी। तो इस तरह से किसी भी केस में r जो है, अगर r greater than 1, r greater than 0 है, r greater than 0 है, सॉरी r greater than 0 है, तो इस केस में हमेशा 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 sum of annuity due greater than future value of identical annuity ordinary होगा। सही है जी। तो ऑप्शन सी seems to be a correct option। The future value of annuity due is less than the future value of identical ordinary annuity since one less payment is received with an annuity due, ठीक है जी। अच्छा, ये बात गलत लिखी हुई है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू इज लेस देन नहीं होती, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू इज ग्रेटर देन होती है, राइट। अच्छा, अगर मैं इसे ठीक कर दूं, अगर मैं कहूं कि द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू इज ग्रेटर देन, लेस देन की जगह ग्रेटर देन लिख दूं, तो क्या ये स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी? नहीं, इसमें एक और गलती है। उसने कहा है द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू इज, चलें फॉर द टाइमिंग हमने कहा ग्रेटर देन द फ्यूचर वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल ऑर्डिनरी एन्युटी सिंस वन लेस पेमेंट इज रिसीव्ड विद द एन्युटी ड्यू। नहीं जनाब, वन लेस पेमेंट एन्युटी ड्यू में रिसीव नहीं होती। देखें, अगर आपने 4 पेमेंट्स करनी है और 1 साल में पेमेंट करनी है, आप पहली पेमेंट करते हो 3 महीनों के बाद, दिस इज योर फर्स्ट पेमेंट। आप दूसरी पेमेंट करते हो 6 महीनों के बाद, दिस इज योर सेकंड पेमेंट। आप तीसरी पेमेंट करते हो 9 मंथ्स के बाद, दिस इज योर थर्ड पेमेंट। और 12 मंथ के ऊपर जो है, यानी कि जब 1 साल पूरा होता है, तो आप 4th पेमेंट करते हो। तो आप पेमेंट कर रहे हो एट द एंड ऑफ द पीरियड, ये भी एंड पे, ये भी एंड पे, ये भी एंड पे, ये भी एंड पे। आपने टोटल कितनी पेमेंट्स की हैं? 4 पेमेंट्स की हैं, और इसको हम कहते हैं कि दिस इज एन्युटी ऑर्डिनरी। लेकिन मैं अगर सेम टाइम पीरियड के लिए एन्युटी ड्यू की बात करूंगा, तो आप 0 मंथ पे, यानी कि पहले दफा ही पहली पेमेंट कर देंगे, फिर 3 मंथ्स पे जाके आप सेकंड पेमेंट कर रहे होंगे, फिर 6 मंथ पे जाके आप थर्ड पेमेंट कर रहे होंगे, और फिर 9 मंथ्स पे जाके आप 4th पेमेंट कर रहे होंगे, और एंड पे आप कोई पेमेंट नहीं करेंगे। इसे हम कहते हैं एन्युटी ड्यू। लेकिन क्या एन्युटी ड्यू में आपने 3 पेमेंट्स की हैं? जी बिल्कुल नहीं, एन्युटी ड्यू में भी आपने 4 पेमेंट्स की हैं, जितनी आपने एन्युटी ऑर्डिनरी में पेमेंट्स की थी। हाँ, फर्क सिर्फ ये है कि एन्युटी ड्यू में पहली पेमेंट बिल्कुल स्टार्ट में हो गई थी, तो एन्युटी ड्यू में स्टार्ट पे पेमेंट होती है और एन्युटी ऑर्डिनरी में एंड पे पेमेंट होती है। लेकिन दिस इज रॉन्ग, ये स्टेटमेंट गलत है। उसने जो लॉजिक दिया, ये लॉजिक ही गलत है कि सिंस वन लेस पेमेंट इज रिसीव्ड विद द एन्युटी ड्यू, नहीं, देयर इज नो सच रीजन, तो ये रीजन ही गलत है। तो ऑप्शन डी तो वैसे ही गलत थी, लेकिन हम इसको ठीक करना देख रहे थे कि किस तरह से करेंगे। हमारे पास जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? अज्यूम दैट ईयरली कैश फ्लोज आर आइडेंटिकल फॉर बोथ ऑर्डिनरी एंड एन्युटी ड्यू एंड द कॉमन इंटरेस्ट रेट इज ग्रेटर देन 0। उसने कहा कि जी आर भी सेम है, स्मॉल आर भी सेम है। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू इज ग्रेटर देन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑर्डिनरी। ये बात बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। मुझे पता है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू कैसे बनती है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑर्डिनरी को मल्टीप्लाई करना पड़ता है 1 प्लस आर के साथ, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू हमेशा बड़ी होगी। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी इज ग्रेटर देन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू, दिस इज रॉन्ग। इस स्टेटमेंट को अगर ठीक करना है तो ऊपर वाली स्टेटमेंट पढ़ लें, क्योंकि ऊपर वाली स्टेटमेंट को उल्ट करके यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बोथ एन्युटीज इज सेम। नहीं जनाब, ये सेम नहीं होती हैं, और नन ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन आ गई, राइट। तो इस तरह से एग्जामिनर एन्युटी के केस में या परपेचुइटी से रिलेटेड क्वेश्चंस या